All right, so let's move to next question. Question number 7. A ray of light is incident at 60 degree on one face of a prism of angle 30. The emergent ray makes 30 degree with the incident ray. The refractive index of prism is. तो सबसे पहले तो you have to understand question very well. अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझेगा तो सॉल्व तो होगा नहीं है, तो पहले क्वेश्चन समझ लो with the help of diagrams. तो you have a ray of light which is incident at an angle of 60 degree on one face of prism. So let me take a prism first. तो हमारे पास एक प्रिज्म है. प्रिज्म के एक फेस पे पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ. लेट मी ड्रॉ नॉर्मल ओवर हियर. An incident light is at 60 degree with respect to normal क्योंकि angle of incidence 60 बोला है. And as you know, you should know this very well. अगर आपके पास प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधा जाता. So you should know this first of all. Okay. What they are telling you is a ray of light is incident at 60 degree on one face of prism of angle 30 degree. तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए ये 30 डिग्री है, ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है. ओके. एंड द एमर्जेंट रे मेक्स 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे. एमर्जेंट रे मेक्स 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे. दैट इज इंपॉर्टेंट. मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स from rarer to denser medium, it bends. तो लाइट का बेंडिंग होगा, फिर वापस एक बार बेंडिंग होगा. तो अल्टीमेटली what happens is ये जो एंगल बनता है between incident and emergent direction, that is deviation angle and that is 30 degree. तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग what is given to you is, तो सबसे पहले you have to understand कि कौन सा पैरामीटर दिया है. unless you know कि क्या बताया है तो you won't be able to solve question. तो I आपको दिया है 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म ए आपको दिया है 30 डिग्री, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताया है 30 डिग्री. ओके. नाउ इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था प्रिज्म के लिए एक जनरल फॉर्मूला है I प्लस E इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. I प्लस E इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. दिस इज जनरल फॉर्मूला. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा माइनस I. तो ये आपको मिल गया. ओवरऑल यू हैव ए इज लेट अस से कितना दिया है आपको, ए 30 प्लस डेल्टा 30 माइनस I 60 तो 0. एंगल ऑफ इमर्जेंस 0. तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 का मतलब ये होता है, ये इंसिडेंट रे था, देन जो एमर्जेंट रे है वो नॉर्मल टू द सरफेस गया है. दिस इज इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इज गोइंग नॉर्मल टू द सरफेस क्योंकि E की वैल्यू 0, E की वैल्यू 0 मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस 0. आप एंगल हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेजर करते हो. डू नॉट फॉरगेट बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स सेइंग E इज इक्वल टू 90 है. 90 नहीं है. अगर रे ऑफ लाइट ऐसे बाहर जा रहा है तो नॉर्मल की डायरेक्शन में बाहर जा रहा है और एंगल हम लोग विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेजर करते हैं. दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स. अब ये प्रिज्म का एक जनरल फॉर्मूला था और एक जनरल फॉर्मूला था प्रिज्म के लिए R1 प्लस R2 इक्वल टू A. आप इसी को लिखते हो. अगर मिनिमम डेविएशन होता तो, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन कंडीशन नहीं है. मिनिमम डेविएशन मतलब अगर रे ऐसा जाता तो फिर आप लिखते हो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R. फिर आपको मिल जाता है R इक्वल टू A/2. तो R1 और R2 मिल जाता है A/2. कब? इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन. यहाँ पे मिनिमम डेविएशन है क्या? नहीं, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन नहीं है. तो ये प्रिज्म का एक जनरल फॉर्मूला है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A. दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर अ प्रिज्म. ओके. देन व्हाट एल्स? एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सो दैट आई विल टेक फर्स्ट क्योंकि अदरवाइज ये
क्वेश्चन समझना कैन बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू. So this is the diagram I was looking for. Okay, so देखो ये मिनिमम डेविएशन के केस में हमारे पास डायग्राम आता है. ओके, रे डायग्राम मिनिमम डेविएशन के केस में आता है. तो अगर मैं इस एंड पे जहां से लाइट एमर्ज हो रहा है, जहां से लाइट बाहर आ रहा है, अगर मैं वहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं, तो व्हाट आई कैन राइट इज, what we can write here is mu sine of R2 equal to mu air sine of angle of emergence. मैं AC फेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, तो ये आएगा आपका म्यू, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, साइन R2 इक्वल टू म्यू एयर, क्योंकि बाहर एयर है, साइन E. ये याद रखना, यू हैव टू नो दिस फॉर्मूला. अब इसका काम खत्म. गुड. नाउ what will be from this particular equation, what we know is, अब इसको मैं अगर यूज करता हूं यहाँ पे, mu sin R2, mu air is 1 but E is 0, angle of emergence is 0, sin 0 is 0. ओके, इसका मतलब साइन ऑफ R2 इज 0, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 0 हो नहीं सकता. अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, उसमें से एक नंबर 0 हो नहीं सकता, तो दूसरा 0 होगा, मतलब साइन R2 0. साइन R2 0 मतलब R2 0. अगर R2 0 मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मुझे मिल जाता है R1 इक्वल टू A. तो ये था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, equation number 3, and from 2 and 3 you have R1 equal to A. अब इसकी क्या जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये I इक्वल टू 60 है. अब मैं AB फेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर सपोज टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो मैं अगर AB फेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं, यहाँ पे एयर है, ये एंगल R1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू एयर साइन ऑफ I इक्वल टू म्यू साइन ऑफ R1. तो म्यू एयर इज 1, तो साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, बट R1 इज इक्वल टू A, और A आपको क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री. साइन I दैट इज साइन 60 इक्वल टू म्यू साइन A दैट इज इक्वल टू 30. साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है हाफ, कैंसिल कैंसिल. म्यू इक्वल टू √3 मतलब म्यू इक्वल टू 1.732, ऑप्शन नंबर A. तो ऐसा आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल I want you to know basics. जब भी प्रिज्म ऐसा वर्ड सुनोगे, तो I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A. ये पता होना चाहिए. अगर मिनिमम डेविएशन ऐसा वर्ड सुना, तो यही दो फॉर्मूला मॉडिफाई होके I इक्वल टू A प्लस डेल्टा m/2 हो जाता है. क्यों? क्योंकि मिनिमम डेविएशन पे I और E ये वैल्यूज इक्वल होती है. इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस आर इक्वल ओनली फॉर I इक्वल टू E, और R1 और R2 इक्वल हो जाते हैं और ये आते हैं A/2, राइट. बट वो स्पेसिफिक केस है, स्पेसिफिक केस ऑफ मिनिमम डेविएशन. ओके, गुड. तो इन जनरल ये दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60. ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री.
एमरजेंट रे मेक्स 30 डिग्री विद इंसिडेंट रे। एमरजेंट और इंसिडेंट रे में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, वो 30 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज, तो ये डेटा जब मैं यहाँ यूज करता हूँ तो आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज E. So from here I can write down E is equal to A plus delta minus I. A is 30, delta is 30, I is 60, मतलब E की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग। तो आपको रे डायग्राम भी कंप्लीटली समझ में आना चाहिए कि होने क्या वाला है इन दिस केस। इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये रे ऑफ लाइट आया, it is moving from air to glass, मतलब prism, it will bend towards normal, it bends towards normal, okay, something like that, and it goes normal to the, थोड़ा डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, तो it goes normally out, ये अगले फेज से, सेकेंड फेज ऑफ प्रिज्म से बाहर जाएगा नॉर्मली। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट E इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। E इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है एमरजेंट रे AC फेज को परपेंडिकुलरली बाहर गया। अब आपको पता होना चाहिए इन जनरल जब हम प्रिज्म की बात करते हैं तो रे ऐसा आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, फिर ये रिफ्रैक्शन हुआ, ये यहाँ पे R1 है, फिर यहाँ पे एक जो एंगल आता है ये R2 होता है और ये एंगल E होता है। तो मैं अगर AC फेस पे इफ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ तो आई गेट म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो आई गेट म्यू साइन ऑफ R2 इक्वल टू म्यू एयर साइन ऑफ E। ओके, तो डायग्राम प्लीज पार्डन मी फॉर दैट डायग्राम, वो आपको पता होना चाहिए, अभी तक कल से बहुत बार रिपीट हुआ है हमारा। इन एनी केस, तो म्यू साइन R2 इक्वल टू म्यू एयर इज 1 एंड साइन E इज 0। क्यों 0? क्योंकि E 0, E 0 तो साइन 0 इज 0। इसका मतलब साइन R2 0 मतलब R2 भी 0। अगर R2 0 है तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं R2 0 डालता हूं तो therefore from equation number 2 and 3 I will get R1 equal to A। अब मैं R1 equal to A और A आपको 30 दिया है। अब हम AB फेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो म्यू A साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1। ओके, mu A is 1, sin I is 60, sin 60, mu sin R1 is 30, तो ये आ गया √3/2 इक्वल टू म्यू sin 30 is half, कैंसिल कैंसिल, म्यू इज इक्वल टू √3 is 1.732, ऑप्शन नंबर A। This is how you are supposed to solve this particular question. Next question, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, बट आई टेल यू हाउ। प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10, एंगल A is placed in minimum deviation position. If angle of minimum deviation is A, then the value of A in terms of n is, आपको याद होगा प्रिज्म के लिए आपने लिखा था म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन ऑफ A/2। ये आप लिखते हो अंडर मिनिमम डेविएशन, दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को ही प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं। सिर्फ यहाँ पे म्यू की जगह पे इन्होंने बोला है n, ये हम सॉल्व कर चुके हैं एक बार, और बोला है A इक्वल टू डेल्टा m बोला है। इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज A, मतलब डेल्टा m इज A, तो n इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस A/2 अपॉन साइन ऑफ A/2। ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दैट मींस इट इज इंपॉर्टेंट। तो n इक्वल टू साइन ऑफ 2A/2 इज साइन A अपॉन साइन A/2। तो n इक्वल टू साइन A कैन बी रिटन एज 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2 अपॉन साइन A/2। कैंसल कैंसल, therefore you will have n equal to 2 cos of A/2, and therefore you will have n/2 is equal to cos of A/2, and therefore you will have
cos inverse of n by 2 equal to a by 2. Therefore you will have a is equal to 2 cos inverse of n by 2, that is option number C. हम पहले ही इसकी बात कर चुके हैं. Next question, question number 9. A ray of light incident at an angle theta, मतलब angle of incidence theta बोला है basically, on a refracting face of prism emerges from the other face normally, मतलब angle of emergence 0 just like in this case. तो यही डायग्राम हमको लगने वाली है. Okay, so something like this. सिर्फ यहाँ पे angle of incidence I theta बोला है, that's it, just theta. Okay, if the angle of prism is 5 degree, angle of prism A ये 30 की जगह पे 5 है, so this is 5 degree. So यहाँ पे ये 5 डिग्री है, मतलब थिन प्रिज्म है, and the prism is made of material of refractive index mu. The angle of incidence is, angle of prism A is 5, refractive index is 1.5. आपको पूछा है what is the value of theta here. So only thing you need to understand is first, ये thin prism का केस है. Anyways, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था just now, if E equal to 0, नॉर्मल जाना मतलब E equal to 0. E equal to 0 तो R1 equal to A आया था. क्यों? क्योंकि आपको पता है R1 plus R2 equal to A है. E 0 है तो R2 0 होता है, अभी हमने प्रूव किया. और R2 0 है तो R1 equal to A आया, मतलब R1 equal to 5 डिग्री आया. ओके, राइट. फिर हम क्या करेंगे, हम म्यू इक्वल टू, वी विल अप्लाई दिस. हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, स्नेल्स लॉ वापस से. तो म्यू एयर साइन थीटा इक्वल टू म्यू साइन R1, ऐसा लिखेंगे हम लोग. तो आपको यहां से मिल जाएगा म्यू एयर तो 1 है, साइन थीटा इक्वल टू म्यू साइन R1 की जगह पे सिर्फ R1 मैं लिख सकता हूँ. क्यों लिख सकता हूँ? बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो, फॉर स्मॉल एंगल sine of R1 is approximately equal to R1, और R1 5 डिग्री है. Therefore you will have sin theta equal to mu, mu is 1.5 and this is 5, तो ये 7.5 है. Therefore sin theta is 7.5, which is small, right? Therefore theta is 7.5 since sin theta is approximately equal to theta. Answer A. ओके, अब इसका एक शॉर्टकट हो सकता था, दैट यू शुड नो. तो मैं बता देता हूँ शॉर्टकट क्या है और कैसे निकालोगे. नंबर 1, बट ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट बहुत साउंड लगते हैं इसके लिए. यू हैव टू नो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली. इमर्जेंट रे नॉर्मल मतलब E0 मतलब R2 0 मतलब R1 इक्वल टू A, ये पता होना चाहिए. मतलब यहाँ तक आपको पता होना ही चाहिए. फिर आप ए बी फेस पे जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो म्यू इक्वल टू साइन थीटा बाय साइन R1. ये स्नेल्स लॉ अप्लाई करके ही आया है. अगर ये कंफ्यूजन होता है तो यू कैन जस्ट राइट डाउन, मैं अल्टरनेट मेथड ही लिख देता हूँ आपके लिए, सो दैट यू फॉलो दिस स्टेप्स लेटर. तो मेथड 2, इन मेथड नंबर 2, what you should know directly, if E0 R2 is 0 or R2 0 implies R1 equal to A, then of course आपको ये सब पता होगा. तो आपको ये पता होगा refractive index mu is equal to sin theta by sin R1, मतलब थीटा बाय R1 डायरेक्टली लिख सकते हो आप, थीटा बाय R1, क्योंकि एंगल स्मॉल स्मॉल है तो फिर साइन थीटा इज थीटा, साइन R1 इज R1. तो अगर ये सब पता होता आपको, इफ यू नो ऑल दिस इन एडवांस, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ से
थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ r1, खत्म। 1.5 इंटू 5 7.5, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट प्रोवाइडेड यू शुड नो दिस, यू शुड नो थीटा इक्वल टू म्यू r1 कौन से केस में अप्लाई करना है, बता देता हूँ। थीटा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1 कब लिख सकते हैं हम? नंबर 1, थिन प्रिज्म। नंबर 2, emergent light is normal to the surface, emergent light is going out normally, तो E 0 और थिन प्रिज्म होगा तो I इक्वल टू म्यू r1, डायरेक्ट म्यू की वैल्यू 1.5, यस, r1 मतलब A मतलब 5, 5 इंटू 1.5 7.5, आंसर खत्म। तो आपको टाइम पास नहीं करना पड़ेगा वहां पे, दैट इज द आइडिया, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, ओके, तो यू शुड नो सच थिंग्स, शॉर्टकट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज गुड, वन ऑफ माय फेवरेट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज A, refracting angle of prism is A, refractive index of material of prism is cot A by 2, angle of minimum deviation is, मतलब म्यू की वैल्यू आपको cot A by 2 बोला है, आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा है, okay, this is given, equation number 1 is given to you. Also you should know that mu is equal to sine of A plus delta m by 2 upon sine of A by 2, ऐसा आप लिख सकते हो प्रिज्म फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है मिनिमम डेविएशन। जब ये वर्ड मिनिमम डेविएशन मेंशन होगा तो आप प्रिज्म फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 I can write down cot of A by 2 equal to sine of A plus delta m by 2 upon sine of A by 2. And if you remember, cot is cos upon sine. So cos A by 2 upon sine A by 2 is equal to sine of A plus delta m by 2 upon sine A by 2. कैंसल कैंसल, तो आपको मिल गया cos A by 2 इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m by 2। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताना चाहिए, यू कैन राइट cos थीटा एज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ओके, सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा बताना चाहिए, ऑलराइट। अब एक कंफ्यूजन और होता है, बिकॉज यू नो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा या फिर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ये दोनों के दोनों ही cos थीटा आते हैं, है ना, राइट। क्योंकि साइन जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा भी cos थीटा, sin of 90 plus theta be cos theta. So why should I be taking 90 minus theta? Why? Because what angle we are talking about? A by 2. A by 2. What is A? Angle of prism. अभी angle of prism कभी 90 के ऊपर जाएगा क्या? जा ही नहीं सकता. Can you have a prism whose angle refracting angle is greater than 90? You cannot have. तो इसलिए हम यहाँ पे 90 माइनस थीटा यूज करते हैं, प्लस नहीं, तो दिस इज समथिंग बेसिक्स। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2, तो मैंने cos ऑफ a बाई 2 की जगह पे लिखा है साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2, ये आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई 2, तो साइन साइन तो गया, तो आपको मिलेगा 90 माइनस a बाई 2 इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2। हमको क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना था डेल्टा m, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो 90 माइनस a बाई 2 इक्वल टू a बाई 2 प्लस डेल्टा m बाई 2, मतलब आपको मिल जाएगा 90 माइनस a बाई 2 माइनस a बाई 2 प्लस सॉरी इक्वल टू डेल्टा m बाई 2, मतलब 90 माइनस a बाई 2 माइनस a बाई 2 इज माइनस a इक्वल टू डेल्टा m बाई 2, मतलब therefore delta m is equal to 90 into 2 180 minus 2a,
है कि 180 minus 2 है, ऑप्शन नंबर डी. So this is how you are supposed to solve this particular question. Mu given है, mu formula से पता है, prism formula से, and you just have to equate, use basic trigonometry, find out delta m. That's it. That's how you're supposed to solve this particular question. Okay, so it is so simple. बहुत simple सा question था. Next question, question number 12. You are given 4 sources of light, each one providing a light of single color, red, blue, green, yellow. You have 4 sources of light: red, blue, green, and yellow. Okay, suppose the angle of refraction for a beam of yellow light corresponds to particular angle of incidence at the interface of 2 media is 90. अच्छे से पढ़ लेना. Suppose the angle of refraction for a beam of yellow light corresponding to particular angle of incidence at the interface of 2 media is 90. Okay, मैं समझा देता हूँ क्या है, समझेगा आपको in a while. Which of the following statements is correct if the source of yellow light is replaced with that of other lights without changing the angle of incidence? Everything is hidden in this particular statement. Suppose the angle of refraction for a beam of yellow light corresponding to a particular angle of incidence at the interface of 2 media is 90. बोलने का मतलब ये है कि येलो लाइट जो है वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुआ. Suppose angle of refraction for a beam of yellow light corresponding to particular angle of incidence at interface of 2 media is 90. मतलब नंबर 1, ये जो सोर्सेस है ये डेंसर मीडियम में रखे गए हैं. क्योंकि डेंसर मीडियम में नहीं होगा तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 कहाँ से बनने लग गया? क्योंकि मान लो उल्टा होता, अज्यूम उल्टा होता. मैं एक पहले काम करता हूँ. लेट मी रोटेट दिस सो दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. लेट्स अज्यूम कि उल्टा है, ये सोर्सेस बाहर रखे हैं. अगर सोर्सेस बाहर रखे हैं तो क्या होगा उस केस में? ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल. जब येलो लाइट आएगा तो येलो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. तो एंगल 90 डिग्री तो होने से रहा हो ही नहीं सकता. हाउ कम इट इज पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है. वो कब होगा? जब सोर्स इज इन डेंसर मीडियम. मतलब सोर्सेस जो है वो डेंसर मीडियम में है, सबसे पहले समझना जरूरी है. और उस केस में फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर येलो बीम, तो येलो लाइट के लिए फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 ऐसा बोला है. मतलब यहाँ जो आपका एंगल बनेगा ये क्रिटिकल एंगल होगा येलो लाइट के लिए. ओके, इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. यू हैव, दे आर चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग हियर. अब उन्होंने क्या बोला है? Which of the following statements is correct if the source of yellow light is replaced with other lights without changing angle of incidence? मतलब हमने angle of incidence को change नहीं किया, यहाँ पे green रख दिया, फिर बाद में blue रख दिया, फिर बाद में red रख दिया. तो which of the following statement is correct? The beam of red light would undergo total internal reflection. मतलब अगर रेड लाइट होता इंस्टेड ऑफ येलो,
अगर रेड लाइट रखा होता वहां पे, हियर इफ यू हैड रेड इंस्टेड ऑफ येलो, तो इन दिस केस रेड लाइट जो है इट विल गो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. B, the beam of red would bend towards normal while it gets refracted through second medium. ऐसा होता है क्या? डेंसर से रेयर में गया तो टूवर्ड्स तो होगा ही नहीं. The beam of blue light would undergo total internal reflection. The beam of green light would bend towards, will bend away from normal as it gets refracted through second medium. So let's check one by one. तो सबसे पहला फर्स्ट थिंग इज ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि कलर कोई भी हो, whenever light is traveling from denser to rarer, it will never bend towards normal. Never. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसका हो सकता है वो देखते हैं. So first of all, do you know refractive index is inversely proportional to wavelength? कल ही मैंने बताया था, तो पता होना चाहिए. You should know this. अब ऐसा है, do you also know that refractive index equal to 1 upon sine of critical angle? Okay, right. तो अगर आपको ये पता है तो फिर आपको मिल गया रिलेशन. You have relation between lambda and sine of critical angle. Okay, so this is important. First of all, you should also know अब refractive index and wavelength are inversely proportional. मतलब क्या? जितना ज्यादा wavelength उतना कम refractive index. So you should know this, that refractive index for blue is greater than for, of course, रेड का सबसे कम होगा क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है. ओके, तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए. यू शुड नो कि ब्लू कलर का वेवलेंथ अराउंड 4500 होता है अराउंड. येलो का वेवलेंथ अराउंड 5900 के आसपास आता है, 800-900 के आसपास आता है wavelength of yellow. You should know wavelength of red is 7000 roughly, and of course you should know green का क्या आता है, पता होना चाहिए. अगर आपको ये नहीं पता होगा तो this question you will not be able to solve, so you should know this first of all. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि do you know or you don't know this. So you will get this relation, okay, blue, green, yellow and red. तो अब तक इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने पहले क्वेश्चन समझा, बोलने की कोशिश क्या है वो देख लिया. म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, ये पता है. फिर हमको लैम्बडा फॉर डिफरेंट कलर्स पता है कि नहीं, पता होना चाहिए. नहीं पता तो विबग्योर तो पता होगा ही. तो अगर ये नहीं जानते हो वैल्यूज, डजंट मैटर, यू नो विबग्योर, ये तो पता ही है ना, ये तो पता ही है आपको. तो आपको यहीं से पता लग गया कि वेवलेंथ ऑफ ब्लू is less than wavelength of green, is less than wavelength of yellow, is less than wavelength of red. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का सबसे कम, मतलब ये ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा. ब्लू तो ब्लू, ग्रीन तो ग्रीन, येलो तो येलो, रेड तो रेड. सिर्फ यहाँ पे जो लेस देन था उसकी जगह पे ग्रेटर देन डाल दोगे. ये आपको पता होना चाहिए. ओके, इसका क्या रिलेशन है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल. तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू नो दिस रिलेशन देन इट इज क्वाइट क्लियर ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर. क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी. जितने कम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी उसके लिए इजी है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होना. तो आई शुड राइट दिस इन थियरी, बट साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, which means
which means therefore greater the value of mu implies lesser the value of critical angle for total internal reflection. तो जिसका सबसे ज्यादा म्यू वैल्यू होगा उसके सबसे कम क्रिटिकल एंगल होगा, मतलब वो रे इजीली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, वेरी वेरी इजीली। तो ब्लू लाइट के लिए ऐसा होगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल है, मैं वापस बता रहा हूं, इजी है। पहले ये समझना है कि येलो लाइट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बोला है फॉर सम वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, मतलब सोर्सेस डेंसर मीडियम में है, ये समझना था। अब वो समझ लिया आपने। फिर अभी 4 ऑप्शन है। फिर आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका सबसे कम वेवलेंथ उसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। फिर क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब सबसे ज्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा, मतलब वो इजीली टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो ब्लू ऐसा है कि सबसे इजीली होगा। क्यों? क्योंकि जब येलो के लिए ही एंगल क्रिटिकल है तो उस क्रिटिकल एंगल सेम वैल्यू के लिए ब्लू तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट ही होने वाला है। ओके, सो दिस इज व्हाट इट मींस। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम। Then next question, this is also good. White light, मतलब 7 color vibrio is incident on face AB on a glass prism. The path of green component is shown in figure. मतलब अब जो येलो लाइट के लिए हो रहा था वो यहाँ पे ग्रीन के लिए हो रहा है। ग्रीन के लिए ऐसा जा रहा है, मतलब ग्रीन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट जो यहाँ पे होगा वो क्रिटिकल एंगल है। Okay, so this is critical angle. If the green light is just totally internal reflected at face AC as shown, the light emerging from face will contain, मतलब अगर ग्रीन के लिए क्रिटिकल एंगल है तो डेफिनेटली कुछ कलर्स इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और जो इंटरनली रिफ्लेक्ट नहीं होंगे वो बाहर जाएंगे। तो बाहर कौन से जाएंगे? That is what they are asking you, and that is really interesting. So you have to think about this question on the same lines. Exactly same answer है इसका जो हमने यहाँ पे किया, exactly same. तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे? तो with your wavelength of violet is less than wavelength of indigo is less than blue is less than green is less than yellow is less than orange and less than red. Refractive index greater than greater than greater than greater than and greater than, बस ऐसा ही करते जाना है। ग्रेटर देन एंड तो ग्रीन के लिए अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ग्रीन से ज्यादा ग्रीन से ज्यादा जिस किसी कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो सारे के सारे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ग्रीन से ज्यादा, ग्रीन से कम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये भी समझना जरूरी है। ये है ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कलर, ये है लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कलर।
ओके अगर ग्रीन के लिए क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन से ज्यादा जिसका होगा वो टोटली इंटर रिफ्लेक्ट होंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन से कम जिसका होगा वो बाहर जाएंगे। कम किसका है? येलो, ऑरेंज, रेड। तो येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर विल गो आउट, बाकी के अंदर। ओके सो लाइट emerging from face AC will contain yellow, orange and red, right? So this is something you must know, ये आपको पता होना ही चाहिए था, right? So such kind of questions are more expected in exams like NEET. Now what I am going to do is माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसके लिए डेडिकेटेड कल का लेक्चर है। ओके तो कल मैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का थ्योरी बताऊंगा और उसके क्वेश्चंस करेंगे। सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम वेव ऑप्टिक्स से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे एंड टुमारो वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ microscope, telescope. Okay, so now question number 1, wave optics. Wave optics मतलब interference, diffraction, polarization. The ratio of intensities of two waves. Intensities of two waves का ratio है 9:1. They are producing interference. The ratio of maximum and minimum intensity is. तो इसके लिए 2-3 फॉर्मूला है। Certain things you have to understand and I hope कि आपने थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं, नहीं देखे तो देखो, नहीं तो समझेगा नहीं। हमारे पास एक स्क्रीन है, हमारे पास 2 पॉइंट सोर्सेस है S1 एंड S2। व्हेन रेज की जगह पे मैं यहाँ बोलूंगा वेव्स, क्योंकि अब रे ऑप्टिक्स, रे मतलब जस्ट डायरेक्शन, वी जस्ट टॉक अबाउट डायरेक्शन। देखो रे और वेव ऑप्टिक्स का डिफरेंस भी नहीं समझ में आता कभी कभी। रे ऑप्टिक्स में हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन होगा मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, रिफ्रैक्शन होगा मतलब डायरेक्शन चेंज होगा। वेव ऑप्टिक्स में वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे वेव की बात होगी हमेशा। तो 2 सोर्स है, दोनों में से जो वेव्स है, these 2 waves coming from 2 sources, if they reach at a point P simultaneously, अगर 2 रे वेव्स, नॉट रे, 2 वेव्स एक पॉइंट पे एक साथ आ जाते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स है। या तो वो पॉइंट P ब्राइट दिखेगा या तो वो पॉइंट P डार्क दिखेगा। अगर पॉइंट P ब्राइट दिखता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ ऐसा बोलते हैं, मतलब एनर्जी का एडिशन हुआ, मतलब एम्पलीट्यूड्स का एडिशन हुआ। मतलब ऐसा ही है, क्रेस्ट ऑफ वन मैचिंग विद क्रेस्ट ऑफ अनदर, ट्रफ क्रेस्ट एंड क्रेस्ट का ओवरलैपिंग, मतलब दोनों के दोनों वेव्स का एडिशन होके नया बड़ा वेव बना है। और आपको पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। डिस्ट्रक्टिव मतलब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मैच होना, क्रेस्ट एंड ट्रफ ओवरलैपिंग, डिस्ट्रक्टिव कैंसलेशन। टोटल कैंसलेशन होगा कि नहीं डिपेंड करता है, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2। अगर A1 इक्वल टू A2 हो गया और क्रेस्ट और ट्रफ मैच हो रहा है तो कंप्लीट कैंसलेशन। अगर दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है तो उस केस में यू विल गेट वेव बट विथ वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड्स। इन एनी केस इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरफेरेंस में 2 या 2 से ज्यादा वेव्स एक ही पॉइंट पे एक साथ पहुंचते हैं, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो पॉइंट ब्राइट दिखेगा या डार्क दिखेगा। तो वो ब्राइट दिखेगा तो बोलने के 2 तरीके, यू कैन से इन 2 डिफरेंट वेज। आप बोल सकते हो कि 2 पॉइंट ब्राइट है मतलब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब वहां पे एम्पलीट्यूड्स का एडिशन हुआ है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो 2 सोर्सेस में से वेव्स थे S1 और S2, instead of talking in terms of amplitude, you can talk in terms of intensity. Intensity of first source is I1 and second is I2. Okay, I1 पहले सोर्स से जो वेव आ रहा है उसका इंटेंसिटी, और I1 is proportional to
a1 square, where a1 is amplitude of wave coming from first, a2 is amplitude of wave coming from second source. तो 1 और 2 सफिक्स मतलब इंडिविजुअल सोर्सेस की बात हो रही है। अब अगर इन दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब पॉइंट भी ब्राइट दिखता है, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स। तो आई मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2 स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि कंस्ट्रक्टिव कब, जब एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा। और मिनिमम ये पॉइंट डार्क कब दिखेगा, जब सब्ट्रैक्शन होगा एम्पलीट्यूड्स का। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, आई मैक्स बाय आई मीन इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग। You can also write in terms of intensities, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि I1 is proportional to A1 square, मतलब A1 is proportional to under root of I1 और A2 is proportional to under root of I2. So I can also write I max by I mean as under root of I1 plus under root of I2 upon under root of I1 minus under root of I2 whole square. मतलब you can also write this as, मैं एक काम करता हूं, मैं I2 का रूट कॉमन निकाल लेता हूं। Why I have to take out roots common? Because if I take out I2 as common, I will have under root of I1 by I2 plus 1 upon under root of I2 I1 by I2 minus 1, इसका स्क्वायर। ये और ये कैंसल। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास रेशो था, मुझे इंडिविजुअल सोर्सेस का इंटेंसिटी नहीं पता था, मुझे पता था रेशो, तो मैंने रेशो के टर्म में लाया है। तो अब अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली पता होता तो आप स्टार्ट ही इस पॉइंट से करते, आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करते। That is why I keep on saying, please do not solve, do not even try to solve numericals without knowing theory. Otherwise solve तो होगा नहीं, लेकिन you will lose your confidence also. Do not do that, it's very risky thing. अब ये आपको पता है I1 by I2 9 है, दिया है 9:1 मतलब 9, उसका रूट मतलब 3 plus 1 upon 3 minus 1, 4 by 2 is 2 square is 4, ये स्क्वायर है ना, तो ऊपर 4 नीचे 2, 4 by 2 is 2 square is 4, तो 4:1 ऑप्शन नंबर सी। तो ओरल था, अगर आपको फॉर्मूलाज पता थे, आपको कॉन्सेप्ट पता था। So this is how you are supposed to solve this particular question. Okay, all right, so let us shift this little bit and then solve next question. Next question, the Young's experiment is performed with lights off, blue 4360, मैंने अभी बताया था 4500 roughly, and green 5460. If the distance of fourth fringe from center is x, then, पहले तो ये फ्रिंज क्या है मैं याद कर देता हूं आपको। देखो नॉर्मली होता क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न जब बनता है तो इंटरफेरेंस पैटर्न एग्जैक्टली दिखता कैसे है ये पता होना चाहिए। सो हाउ डज इट लुक लाइक एग्जैक्टली? सो इंटरफेरेंस में यू हैव डार्क मतलब नो लाइट, या यू मे हैव ब्राइट।
ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव और डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव। तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता ऐसा है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। डिपेंड करता है स्क्रीन आपका हॉरिजॉन्टल रखा है, अगर स्क्रीन आपका वर्टिकल रखा है तो फिर वो वर्टिकल होगा। ओके, तो डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन। आई एम नॉट वरीड अबाउट ओरिएंटेशन एट दिस मोमेंट, we are not worried about orientation, so let me take it back to like this. Okay, so this is how an interference pattern looks like: bright dark bright dark bright dark so on. तो bright मतलब जहां ग्रीन दिख रहा है वो कंस्ट्रक्टिव है, और जहां ब्लैक दिख रहा है वहां पे लाइट पहुंचा ही नहीं तो डिस्ट्रक्टिव है। तो ऐसा है, सेंटर पे हमेशा बनता है ब्राइट। तो पहले मैं सेंटर को मार्क कर लेता हूं, ये है सेंटर। सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट, ऑलवेज ऑलवेज ब्राइट। और ब्राइट क्यों होता है? क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी अभी, दैट दो सोर्सेस से जो लाइट है, ओके, वो स्क्रीन के सेंटर पे पहुंचेगा, पी पॉइंट पे पहुंचेगा या ओ पॉइंट पे पहुंचेगा, जो भी पॉइंट बोलोगे। तो जितना डिस्टेंस वेव फ्रॉम S1 ने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस वेव फ्रॉम S2 ने ट्रेवल किया, मतलब पाथ डिफरेंस जीरो। पाथ डिफरेंस जीरो करस्पॉन्ड्स टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो अब पहले तो इतना पता होना चाहिए। अब क्या बोला है? Young's experiment is performed with lights of blue and green color. If the distance of fourth fringe, by the way, each of this is fringe. ये एक fringe है, ये एक fringe है, ये destructive का fringe है, ये constructive का fringe है. So each of this is fringe, जिसको band भी बोलते हैं. Okay. Distance of fourth fringe from center is x. ये पहला हो गया, 1 2 3 4, ये चौथा हो गया. So distance of fourth fringe from center is x. तो ये distance basically x है, ऐसा बोलने की कोशिश है. Same is true for a blue also. Okay, blue के लिए भी same बनेगा, सिर्फ green की जगह पे blue कलर दिखेगा आपको. That's it. तो अभी चारों में से कौन सा कंडीशन सही है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज nth bright band from center is given by xn equal to n lambda d by d. ये डिस्टेंस है ऑफ ब्राइट फ्रिंज, डार्क नहीं, मैं ब्लैक की बात ही नहीं कर रहा हूं. दिस इज डिस्टेंस ऑफ nth bright band, bright fringe from center. अब जो दो सोर्सेस हम लेते हैं S1 S2, इसका डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, स्मॉल डी. हम जो पैटर्न नोटिस कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो स्क्रीन और सोर्स का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी. ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले ब्लू लाइट यूज किया था, तो इनिशियली आई वाज यूजिंग ब्लू लाइट हियर. फिर ब्लू लाइट को हटा के मैंने ग्रीन लाइट लगा दिया. तो डिड आई चेंज स्मॉल डी कैपिटल डी? नो, नहीं चेंज किया हमने. गुड, तो हमने चेंज नहीं किया, ये पता होना चाहिए. और हम दोनों केस में n इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं. यस, हम 4 की बात कर रहे हैं दोनों केसेस में. इसका मतलब ये है कि x n डिस्टेंस ऑफ nth fringe is proportional to lambda, since n small d capital D are constants. क्योंकि हमने ना स्क्रीन टू सोर्स डिस्टेंस चेंज किया, ना हमने दो स्लिट्स का डिस्टेंस स्मॉल डी चेंज किया. हमने ऐसा भी नहीं बोला कि ब्लू के केस में फिफ्थ फ्रिंज लो और ग्रीन के केस में फोर्थ फ्रिंज लो. हमने ऐसा भी नहीं बोला. मतलब ये सब कांस्टेंट्स है. अगर ये सब कांस्टेंट्स है तो इट इज सिंपल दैट xn is proportional to lambda. Therefore,
you will have x blue upon x green equal to lambda blue by lambda green. Lambda blue is 434,360 upon 5460. Okay, all right. So what does this tell us? This number is less than 1, है ना? 4 by 5 तो 0.8 ही होता है ना, तो 4300 by 5400 will be less than 1 basically. इसका मतलब xb is less than xg. Distance of fourth bright band for blue color is less. मतलब मैं जब ब्लू का पैटर्न देखूंगा तो ब्लू का जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है वो लेस डिस्टेंस पे बनेगा फ्रॉम सेंटर. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे एंड यू आर सपोज्ड टू डू इट दिस वे. 10. मैं फोर्थ क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ, थर्ड मैं कर लूंगा क्योंकि रिलेटेड है. फोर्थ एंड सेकंड आर रिलेटेड. सो इन यंग्स एक्सपेरिमेंट two coherent sources मतलब S1 S2 are placed 0.90 mm apart. तो small d is 0.9 mm मतलब 9 into 10 power minus 4 meter. And the fringes are observed 1 meter away. मतलब distance between two sources and screen, capital D, is 1 meter. If it produces second dark fringe at a distance of 1 mm. यहाँ पे xn नहीं दिया, xm दिया है. m में I use m for dark. नोटेशन आप आपके ऊपर है. आप डार्क के लिए और ब्राइट के लिए दोनों के लिए suffix n यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. But it is good that you use some other letter for dark. तो m will represent destructive interference. तो सेकेंड डार्क, ओके, तो सेकेंड डार्क की बात हो रही है. तो सेकेंड डार्क, पहले तो मैं फॉर्मूला देता हूँ. यू शुड नो फॉर्मूला. यू शुड नो कि जैसे यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस है n लैम्डा d by d, वैसे डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस आएगा आपका 2m minus 1 lambda d by 2d. This is distance of mth dark band from center of the screen. Okay, यहाँ पे बोला है if it produces second dark at a distance of 1 mm, मतलब x2 is 1 mm, 10 power minus 3 meter. मतलब डेफिनेटली m की वैल्यू 2 आ गई, तो ये पता होना चाहिए. इनवेज तो m is equal to 2 है. From central fringe, the wavelength of monochromatic light used is, therefore you will write x2 is equal to 2 into 2 minus 1 lambda d कितना है 1 मीटर, कैपिटल D, अपॉन 2 into स्मॉल d कितना है 9 into 10 power minus 4. और x2 कितना है, x2 1 mm है, मतलब 10 power minus 3. therefore 10 power minus 3 is equal to 2 into 2 4 minus 1 3. तो ये 4 minus 1 3 आ गया, 3 लैम्बडा अपॉन 18 into 10 power minus 4, मतलब 1 जा और 6 जा, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 6 into 10 power minus 4 into 10 power minus 3, मतलब 6 into 10 power minus 7, मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम वैसे भी. तो 6 into 10 power minus 7 मीटर, सेंटीमीटर में करोगे तो फिर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको पता है मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाना. तो 6 into 10 power minus 5 सेंटीमीटर, या फिर 6000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हो. So this is how you can use this particular formula. Okay, right? So we will stop here. I did not even realize कि 1 hour हुआ है हमारा. It is sharp 6. We will stop here for today, and tomorrow we'll continue with more questions.